नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप ठाकुर है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एज हेड एंड नेक कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेड एंड नेक कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल है। जस्ट लाइक अदर कैंसर्स, हेड एंड नेक में भी बहुत अच्छा रोल है एंड मेजॉरिटी जो इंडिकेशन है वो अर्ली स्टेज हेड एंड नेक कैंसर में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को टंग कैंसर है तो हम लोग टंग तो परओरली रिमूव करते हैं, मुंह से करते हैं, बट नेक के लिए हम N0 अगर है, मीन्स नेक में कोई डिजीज़ नहीं है तो उसको हम N0 बोलते हैं, नोड 0। उसमें हम लोग रोबोटिक नेक डिसेक्शन करते हैं जिसमें नेक में किसी भी तरीके का चीरा नहीं लगता है। तो उसके दो फायदे रहते हैं, एक तो चीरा नहीं लगता है, दूसरा जब हम यहाँ पे मसल काटते हैं जिसको हम प्लेटिज्मा मसल्स बोलते हैं, उससे मॉर्बिडिटी ऐड हो जाती है, वो नहीं होती है। तो रोबोटिक सर्जरी में जो हम नेक डिसेक्शन करते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारी कॉलर बोन होती है उससे तकरीबन 3 सेंटीमीटर नीचे 1-1 सेंटीमीटर के 4 छोटे छोटे इंसिजन देते हैं जो सिंपल एक इंसिजन से क्लोज हो जाते हैं और वहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारी जो इफेक्टिव नोडल क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी होती है। हम लोग पर जितने भी एविडेंस है उसमें ये देखा गया कि रोबोटिक सर्जरी में जो नंबर ऑफ नोड्स हम निकालते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा निकालते हैं एज कम्पेयर टू द क्लासिकल सर्जरी। दूसरा फायदा उसका ये है कि उसमें क्योंकि हम जो प्लेटिज्मा मसल है उसको नहीं कट करते हैं तो उसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी होती है वो नहीं होती है, ब्लड लॉस ना के बराबर होता है। नॉर्मल जो नेक सर्जरी करते हैं उसमें ब्लड लॉस तकरीबन 50 ml मिनिमम होता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी मुश्किल से 5 से 10 ml ब्लड लॉस से ज़्यादा नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक आउटकम एंड इन टर्म्स ऑफ ब्लड लॉस इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। उसके अलावा दूसरी क्या इंडिकेशन है रोबोटिक सर्जरी के हेड एंड नेक में? फॉर एग्जाम्पल, अर्ली टॉन्सिल कैंसर, जो टॉन्सिल्स होते हैं जिसका इंसिडेंस आजकल डे बाय डे बढ़ रहा है। अर्ली टॉन्सिल कैंसर या फिर अर्ली बेस ऑफ टंग, जीभ का जो पिछला हिस्सा है, तकरीबन आप ये कह सकते हो टॉन्सिल ऑलमोस्ट अगर पूरा इन्वॉल्व है तो उसमें हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। बेस ऑफ टंग अगर ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर लेटरलाइज लीजन है उसमें हम बेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। उसके क्या फायदे हैं? पहले जब रोबोटिक सर्जरी नहीं थी तो हमें जीभ के पिछले से या टॉन्सिल तक पहुंचने के लिए इधर से इंसिजन देना होता था और बोन को कट करके वहां तक पहुंचना होता था। तो उस प्रोसीजर मतलब ट्यूमर तक पहुंचने से पहले जो स्टेप्स थे उसकी जो मॉर्बिडिटी वो बहुत ज़्यादा थी। आजकल क्या है कि हमारे पास बहुत अच्छे FK रिट्रैक्टर्स आ गए जिसमें मुंह खोल के ओपन करके रोबोटिक आर्म्स मुंह में डाल के वहीं से हम सर्जरी करते हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम लोग मुंह के अंदर बैठ के सर्जरी करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। तो आप उसमें सोच सकते हो कि जो एक 3D व्यू जिसको हम स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं और हाई डेफिनेशन कैमरा से जो हमारी प्रिसीजन होती है रोबोटिक सर्जरी से ऑलमोस्ट 50 टाइम्स बेटर हो जाती है। उसमें हम लोग जो रूटीनली रोबोटिक लेटरल ओरोफेरेंजेक्टमी करते हैं उसमें ब्लड लॉस हार्डली 5-6 ml से ज़्यादा नहीं होता है और हम लोग तकरीबन तीसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर लेते हैं। और इससे एक और एडवांटेज ये रहता है कि हम लोग रेडिएशन थेरेपी बचा सकते हैं, या अगर रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है सर्जरी के बाद, अगर अप स्टेज होता है ट्यूमर तो रेडिएशन बहुत कम, उसका जो डोज होता है वो बहुत कम होता है, तो हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटीज नहीं होती है। ओरोफेरिंक्स के अलावा सुप्राग्लॉटिस, जैसे एपिग्लॉटिस में ट्यूमर है अर्ली स्टेज, उसमें भी हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं। इजिली हम लोग इन पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन घर भेज सकते हैं और उसमें जो है ना राइस ट्यूब भी निकाल देते हैं, पेशेंट मुंह से खाना खाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग अर्ली थायराइड कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का रोल है। आप देख सकते हो थायराइड लंप बहुत कॉमन होता है जिसमें गांठ गले में बनती है। उसमें अगर 3 सेंटीमीटर से कम है, प्रेफरेबली बिनाइन, या अगर अर्ली ट्यूमर आता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, वो रोबोटिक सर्जरी से अगेन उसमें हम लोग चेस्ट से ऊपर अप्रोच करते हैं ताकि फ्रंट में कोई इंसिजन नहीं आए, तो हाई प्रिसीजन के साथ उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। तो अर्ली थायराइड कैंसर एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है रोबोटिक सर्जरी में। उसके अलावा आजकल हम लोग जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं वो है स्लीप डिसऑर्डर्स। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको दिन को खाना खाते हैं और बैठे बैठे उनको खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, या अर्ली एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस या अर्ली मॉर्निंग हेडेक होती है, और उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं ये बोलते हैं कि आप रात को खराटे ज़्यादा मारते हो और थोड़े टाइम तक जो है ना सांस भी रुक जाता है और सडनली उनकी कुछ इस तरह से मूवमेंट होती है कि एकदम से फिर उनको जगाना पड़ता है। और दूसरा हम लोग ये हमारे रोज़ाना हम ये भी सुनते हैं कि देखो उसको फलाने आदमी का जो है ना एक्सीडेंट हो गया, वो ड्राइव करते उसको नींद आ गई, लेकिन हम कोई ये नहीं पूछते हैं कि उसको नींद क्यों आई ड्राइव करते हुए। हमारे देश में